हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। अगर आपका लक्ष्य है कि 2023 में एग्जाम को क्रैक करना है और वहां पे एक सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर नॉलेज, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसी को ध्यान में रखिए ये सेशन स्टार्ट किया गया। रोजाना ये सेशन आपको सुबह 5 बजे मिलेगी। तो या तो आप लाइव देखें, मच गुड। अगर नहीं भी देखते हैं लाइव तो देखें जरूर, ये मेरा आपसे कहना है। रोजाना यहाँ पे मैं कंप्यूटर नॉलेज की एक बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करूंगा। अभी मेरा ये स्ट्रैटेजी रहेगा, वो ये रहेगा कि मैं सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद हम वहां पे कुछ टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये रोजाना सुबह 5 बजे आपको ये सेशन मिलेगी, आपको देखना जरूर चाहिए अगर 2023 के बैंकिंग एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो विगत एग्जामिनेशन में वो आईबीपीएस और आरबीआई के एग्जाम में आ चुके हैं। क्या लेवल रहता है, क्या स्टैंडर्ड रहता है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। ये है क्या क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर आर डिस्प्ले फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन सा है जो एरर को डिस्प्ले करता है फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन के लिए, हर इंस्ट्रक्शन को डिस्प्ले करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नाम तो पहले ये सुना सुना लग रहा है, ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये है क्या, अगर मैं बात करता हूं बच्चों असेंबलर की, अगर मैं यहां पे बात करता हूं असेंबलर की, मैं बात करता हूं क्या है कंपाइलर की, ये कंपाइलर की अगर बात करता हूं दोस्तों, और मैं बात करता हूं इंटरप्रेटर की, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये तीनों में है क्या, तो तीनों में एक बात कॉमन है, ये तीनों एक तरह का ट्रांसलेटर है। अब ये ट्रांसलेटर कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो ट्रांसलेटर कहने का मतलब ये होता है कि टेक्निकली इसका काम है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कहने का मतलब क्या है, तो सिंपल सा बात है कि वो कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस जावा, तो हम जिस कोड को लिखते हैं यानी हम इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश से मिलता जुलता है, तो उसे कहा जाता है सोर्स कोड, ठीक है। लेकिन हम चूंकि ए बी सी डी ऐसा कुछ लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर एबीसीडी को नहीं समझता, वो समझता है 10। और कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड। यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि हम जिस कोड को लिखते हैं उसे कहा जाता है सोर्स कोड, और कंप्यूटर जिस कोड को समझता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। तो बेसिकली ट्रांसलेटर जो होता है उसका काम है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये तब होता है जब हम लोग वहां पे कंपाइल करते हैं, रन करवाते हैं, तब ये सब पद्धति वहां पे काम करता है। अब ये तीन अलग अलग तरह के हैं, तीनों में अंतर क्या उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो बेसिकली काम करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, तो बेसिकली ये किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये हाई लेवल लो लेवल क्या होता है, वो लैंग्वेज जो हम आसानी से समझ सकते हैं उसे हाई लेवल कहते हैं, जैसे कि सी सी प्लस प्लस जावा, ये सब हमारा हाई लेवल। वो लैंग्वेज जो मशीन आसानी से समझ सकता है उसे लो लेवल कहते हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज जो 10 में लिखा जाता है, और ये असेंबली लैंग्वेज। तो बेसिकली ये दोनों लैंग्वेज मेरा आता है लो लेवल की, हाई लेवल और लो लेवल। तो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्जन का काम है वो बेसिकली करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों का काम करने का तरीका क्या है, इंटरप्रेटर जो काम करता है वो 1 by 1 करता है, 1 by 1 काम करता है। और हमारा कंपाइलर जो है वो ऑल प्रोग्राम एट ए टाइम करता है, ऑल प्रोग्राम एट ए टाइम ट्रांसलेट। यानी कि दोनों का ट्रांसलेट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन लिखते जाओ ट्रांसलेट करते जाएगा, लिखते जाओ ट्रांसलेट करते जाएगा। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, सारा कोड हो जाने के बाद कंप्लीट प्रोग्राम को एक बार वो कंपाइल करता है। इस दौरान अब यही है, सबका काम अलग अलग। अब इसी से क्वेश्चन को मैच करते हैं। क्या पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्प्ले फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन में अगर कंपाइल करना यानी ट्रांसलेट करने के दौरान, कहने का मतलब है अगर आप जब कोड लिखते हैं, जब कोड आपने कोडिंग की होगी, अगर नहीं की है तो समझिए, जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो अगर उसमें कुछ गलतियां करें हैं तो कुछ एरर आएगा, उसी एरर के बारे में यहां पे जिक्र कर रहा है। और वो कोडिंग करना और वो एरर लाना बेसिकली कंपाइलिंग फेज में ही आता है, यानी ट्रांसलेशन फेज में ही आता है।
तो सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो हर प्रोग्राम को यानी हर इंस्ट्रक्शन के बाद एरर देगा। एक इंस्ट्रक्शन दिए एरर देगा, एक इंस्ट्रक्शन दिए एरर दिया। दैट मीन्स ये बात कर रहा है लाइन बाय लाइन की बात कर रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया, लाइन बाय लाइन कौन काम करता है, तो हमारा इंटरप्रेटर काम करता है। थोड़ा प्रश्न को समझना पड़ेगा। आपने कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में सुना है, अब है कि उसके बारे में डेप्थ में मालूम होगा, तभी ऐसे सवालों का जवाब दे पाइएगा। क्योंकि एग्जाम में हमेशा स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके देता है, तो बस उस ट्विस्ट को समझना है। सारा कंटेंट समझेंगे, ट्विस्ट को समझेंगे, हम सवाल का जवाब दे देंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। क्योंकि इंटरप्रेटर ही है, जब हम लोग जब इंटरप्रेट करते हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो बेसिकली हर लाइन में वो एरर हमारा बताता जाएगा। लेकिन वही कंपाइल अगर करते हैं, जैसे कि सी को कंपाइल किया जाता है, सी कोडिंग लिखा जाता है, सारे कोड को एक साथ हम लोग कंपाइल करते हैं। उसके बाद वो बताता है कि भाई आपका पहला लाइन में एरर आया है, तीसरा लाइन में एरर आया है, 10वां लाइन में एरर आया है। लेकिन वही जब जावा को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, तो हर लाइन बाय लाइन हमें बताता रहता है कि नहीं आपने यहाँ पे एरर कर दी। तो इसी के बारे में बात चल रहा था, इसलिए आंसर हमारा यहाँ हो गया इंटरप्रेटर इज द राइट आंसर। हम जितना स्टेटमेंट देते हैं ये भी राइट डाउन करते जाइएगा, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्या कहा जा रहा है। ये सवाल है वो एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल से लिया गया, यानी नेटवर्किंग का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा है जो एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। अब सवाल आता है सर ये प्रोटोकॉल क्या होता है। तो बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए कुछ नियम और कानून होता है। उसी तरह जब नेटवर्किंग की काम होती है तो वहां पे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, उसी को कहा जाता है प्रोटोकॉल। यानी प्रोटोकॉल अगर परिभाषा आपको लिखना चाहते हैं लिख लो, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन यूज्ड इन नेटवर्किंग इज नॉन एज ए प्रोटोकॉल। यानी कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का कलेक्शन को जो इस्तेमाल होता है नेटवर्किंग में, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब है जैसे कि अगर एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है, जैसे कि एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है, ये क्या होता है बच्चों, जैसे कि एचटीटीपी एक हमारा प्रोटोकॉल है, ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा बेसिकली एचटीटीपी क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, जब भी हमें किसी वेब पेज को एक्सेस करना होगा, अगर किसी भी वेब पेज को एक्सेस करना है तो हम लोग एचटीटीपी प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे इसको ऐसे समझिए कि हमारे ब्राउजर के माध्यम से हम क्या करते हैं, मान लो आईबीपीएस का साइट एक्सेस करते हैं, अड्डा 24/7 का साइट एक्सेस करते हैं। तो अड्डा 24/7 का पूरा मटेरियल, पूरा क्लास, पूरा कंटेंट किसी एक सर्वर पे स्टोर रखा है और अपने लैपटॉप के माध्यम से उसको आप एक्सेस करते हैं। यानी मेरा लैपटॉप उस सर्वर को या उस वेब पेज को एक्सेस करता है और ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो ये एक्सेसिंग करने का काम है वो हमारा एचटीटीपी। किसी वेब पेज को एक्सेस करने का काम कौन करता है, एचटीटीपी। तो यही एक प्रोटोकॉल है। इसी तरह बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे एसएमटीपी प्रोटोकॉल मेल भेजने में इस्तेमाल में लाया जाता है, पॉप3 मेल रिसीव करने में, ऐसे हजारों प्रोटोकॉल्स हैं। उन्हीं में से पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो नहीं है। तो मुख्यतः अब देखो हर प्रोटोकॉल को याद करना इंपॉर्टेंट मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य है उसको याद करना, आपको याद करना ही होगा और वो हो पॉसिबल भी है और वो भी हम करवाते जाएंगे। तो बच्चों इनमें से एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है, दैट मींस हाँ सही है, ये मेल वेब पेज एक्सेस करने में काम आता है। दूसरा एफटीपी भी एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे हम कहते हैं, जिसका काम है फाइल को अपलोड और डाउनलोड करना। अगर आपके सेटिंग में जाके, वेब सेटिंग में जाके अगर आप एफटीपी डिसेबल कर दें तो आपके लैपटॉप में कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड नहीं होगा। तीसरा फाइल ट्रांसफर भी इसको हम लोग कह सकते हैं, फाइल ट्रांसफर करने में भी योगदान करता है। तीसरा है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका काम है मेल को भेजना, तो ये भी एक प्रोटोकॉल है। यूटीपी एक प्रोटोकॉल नहीं है, यूटीपी होता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, यानी कि एक तरह से ये वायर का टाइप है। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर एक तरह का वायर है, वो वायर जो हम लोग टेलीफोन में या फिर हम लोग कह सकते हैं छोटे लैन कनेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, उसे यूटीपी वायर कहते हैं। ये बेसिकली ट्विस्टेड पेयर का एक टाइप होता है। ट्विस्टेड पेयर एक लैन वायर है जो हम लोग टेलीफोन लाइन में या फिर हम लोग लैन कनेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक एसटीपी और दूसरा यूटीपी, तो वही दूसरा वाला ये टाइप है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा प्रोटोकॉल नहीं, ये मेरा वायर है। तो इस तरह का डिफरेंस आपको याद रखना होगा। चलिए यहां तक सही है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द रिपीटेशन ऑफ डेटा इन डीबीएमएस। ये डीबीएमएस से सवाल लिया गया, पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो ये डिनोट करता है, जो रिपीटेशन ऑफ डेटा को डिनोट करता है। अब आपके सामने सवाल ये है सर रिपीटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, समझते हैं पहले, उसके बाद आंसर की बात करते हैं।
दोस्तों रिपीटेशन ऑफ डेटा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कितने जितने भी बच्चे हैं, एक बच्चे मान लीजिए एक्स नाम का बच्चा है, उसने मेरे पास एडमिशन लिया। अब उसका डेटा मैंने एक जगह लिख लिया, ठीक है। मैं हर अलग अलग कॉपी में सबके बारे में लिख रहा हूं कि मेरे पास कितना एडमिशन हुआ है। तो एक्स नाम का लड़का है जिसको मैंने कॉपी नंबर 1 में लिखा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब ऐसा करके 1000 डेटा मैं लिख रहा हूं, तो मैं भूल गया और फिर एक्स को दोबारा एडमिशन दे मतलब नाम लिख दिया और फिर एक्स को दोबारा। तो ये एक ही डेटा का बार बार कॉपी बन रहा है। दैट मीन्स एक्चुअल में मेरे पास एक ही डेटा है, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा हूं तो वो मेरा एक से अधिक डेटा हो रहा है, यानी मल्टीपल कॉपीज बन रहा है। तो यही कहा जाता है रिपीटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ डेटा दैट मीन्स होता है क्या, तो उसे कहा जाता है डेटा रिडंडेंसी। क्या कहा जाता है, डेटा रिडंडेंसी। थोड़ा इन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये सब रिडंडेंसी क्या होता है, रिपीटेशन क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी बेसिकली ये है क्या, इसके बारे में समझिएगा कि एक सेकेंड, एक सेकंड, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझा देते हैं, थोड़ा डिटेल में समझना होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि डीबीएमएस जिसके बारे में आप सुने हैं, ये है क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि वो सॉफ्टवेयर टूल्स जो डेटाबेस को हैंडल करता है उसे डीबीएमएस कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर टूल्स जो डेटाबेस को हैंडल करता है उसे हम लोग डीबीएमएस कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर नहीं था, जिस समय सॉफ्टवेयर का काम नहीं हुआ करता, नोटिस करो जिस समय कंप्यूटराइज नहीं हुआ था बैंक, उस समय क्या होता था, सारा काम मैनुअली हुआ करता था। याद होगा आपको, ठीक है। बैंक में सारा पेपर में लिखा जाता था, सारा आपने डेबिट किया क्रेडिट किया, सारा कागज में लिख के फिर जाके सबमिट होता था, हेड ऑफिस आता था, चीजें लेंदी हुआ करती थी वहां पर, ठीक है। तो उसी तरह जब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं होता था तो क्या इससे पहले डेटा को कंप्यूटर में नहीं रखा जाता था, रखा जाता था। तो इससे पहले जो रखा जाता था उसे कहा जाता था फाइल सिस्टम। यानी किसी भी टूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख सकते थे। वो नोटपैड में भी हो सकता था, वो एक्सेल में भी हो सकता था, किसी में भी हो सकता। लेकिन ये फाइल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था जिस वजह से डीबीएमएस का निर्माण हुआ या उसका डेवलपमेंट हुआ। तो वो प्रॉब्लम क्या था, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो अभी हम बात कर रहे थे, डेटा रिडंडेंसी का। डेटा रिडंडेंसी, तो डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ डेटा। आप याद कीजिएगा, अभी अगर हमारे सिस्टम में अगर प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट नहीं हो, यानी रोल नंबर का सिस्टम नहीं हो, तो एक बच्चा का 50 बार एडमिशन हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आजकल कोई भी अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है तो उसमें आधार कार्ड मांगा जाता है, यानी आधार कार्ड आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपको। अगर वहां आधार कार्ड का सिस्टम खत्म कर दिया जा या नहीं था आज से पहले 10 साल पहले, तो क्या होता था, एक ही अमाउंट मतलब एक ही बच्चे को 4 बार अमाउंट मिल गया, किसी भी गुंडागर्दी करके लोग ले सकता था। लेकिन जैसे ही आधार कार्ड का सिस्टम है, ये राशन कार्ड वाले में भी जाके आप लोग देख सकते हैं कि जो जन वितरण प्रणाली से जो राशन मिलता है आजकल पंच पे देता है या आधार कार्ड पे देता है, यानी एक आदमी एक ही बार ले सकता है, ठीक है। ये वाला सिस्टम डेवलप हो गया। ये तब हो पाया जब वहां पे यानी कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम आया, यानी कि वहां पे डेटाबेस का सिस्टम आया, यानी कि किसी तरह का डेटाबेस का पैकेज का इस्तेमाल किया गया। तो वही था कि जब डीबीएमएस नहीं था, किसी और तरह का सिस्टम का इस्तेमाल होता था, तो वहां रिपीटेशन ऑफ डेटा हुआ जाता था। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम था जिसको बाद में रिजॉल्व किया गया डीबीएमएस में। तो समझ में आ गया डेटा रिडंडेंसी क्या है। एक तरह का प्रॉब्लम था जो पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में था, यानी फाइल सिस्टम में, बाद में रिजॉल्व किया गया और वो डीबीएमएस हमारा वो चीजें दूर की गई और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसी तरह एक था हमारा डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम। डेटा इनकंसिस्टेंसी का भी एक प्रॉब्लम था। ये क्या था बच्चों, अगर एक ही डेटा को, अगर मान लीजिए एक्स नाम का डेटा है और एक ही डेटा को अलग अलग कॉपी बना के रखें। कॉपी कहने का मतलब है कि हम एक्सेल में भी इसी को रखें, वर्ड में भी इसी को रखें, पावर पॉइंट में भी इसी को रखें। तो भाई हम तो खुश हैं। हम जब अपने कलीग से बात किए तो वो बोले भाई कितना एडमिशन हुआ है, तो बोला कि सर मेरे पास 3 एडमिशन हो गया। हम बहुत खुश कि 3 एडमिशन हो गया। जब अंदर जाके बैच में गए तो देख रहे हैं कि एक ही एडमिशन है। क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग कॉपी बना के रखे थे, यानी सेम डेटा को अलग अलग लोकेशन में रखा गया, फाइल एंड फॉर्मेट बदल के। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कहा गया डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम। कहने का मतलब है व्हेन अ सेम डेटा स्टोर इन टू एंड मोर डिफरेंट लोकेशन विद डिफरेंट फाइल एंड फॉर्मेट इज नॉन एज ए डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो ये प्रॉब्लम को भी डीबीएमएस सॉल्व किया। तो ये सब प्रॉब्लम था, डेटा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, डेटा इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम था। तो ये सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया था बाद के पैकेजेस में, ठीक है। तो इसी से सवाल पूछा गया था आपका, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो रिपीटेशन को बारे में बताता है, तो वो डेटा रिडंडेंसी है जो रिपीटेशन को बताता है, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी जो रिपीटेशन,
डेटा इंटीग्रिटी मतलब एक्यूरेसी ऑफ डेटा होता है। तो ये सब एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था, आप इसको ये भी कह सकते थे कि ये फाइल सिस्टम का ड्रॉबैक था, और बाद में ये अगर ये डीबीएमएस से रिजॉल्व कर दिया गया तो उसके लिए एडवांटेज बन गया। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा ये है क्या, तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा। तो सब टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई तरह का दिक्कतें होता है तो काइंडली आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का जवाब जरूर यहाँ पे पा सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइव देखें 5 बजे। अगर नहीं नींद खुलती तो कोई बात नहीं, लेकिन देखें जरूर पूरा दिन भर में, इतना मैं जरूर कहूंगा। सोने के समय देखो, जागने कभी भी देखो, लेकिन आधा घंटा का समय आप यहाँ के लिए जरूर निकालिएगा। आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ देके मैं भेजूंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला सवाल क्या है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन टाइपिकली नेटवर्क। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है कि जो किसी भी नेटवर्क का सबसे पावरफुल कंपोनेंट होता है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूं, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मोस्ट पावरफुल किसी कंप्यूटर नेटवर्क का, नेटवर्क क्या है, जैसे मैंने बताया कि किसी नेटवर्क कहने का मतलब होता है अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपस में मैसेज का आदान प्रदान कर रहा है, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है और उसमें मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। यानी कि कलेक्शन, कनेक्शन और शेयरिंग, अगर ये तीन काम हो रहा है तो हम उसे नेटवर्क कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब नेटवर्क में भी क्या होता है, कुछ कंप्यूटर ऐसा होता है जो सर्विस देता है, जो सर्विस देता है उसे सर्वर कहते हैं, और जो सर्विस लेता है उसे क्लाइंट कहते हैं। जैसे कि अभी आप किसी नेटवर्क के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, मान लीजिए यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूं तो मेरा कंप्यूटर हो गया सर्वर। ठीक है, आप सर्विस ले रहे हैं तो आपका कंप्यूटर हो गया क्लाइंट। तो इसी तरह पूछा गया किसी भी नेटवर्क में सबसे पावरफुल पार्ट क्या होता है, तो बच्चों याद रखिएगा वो हमारा सर्वर होता है। सर्वर सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि इसी पे सब डिपेंडेंट होता है, सब इसी से डेटा एक्सेस करता है। तो कोई अगर नेटवर्क बनाते हैं तो हम लोग सर्वर को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो मोस्ट पावरफुल क्या हो गया, तो हमारा सर्वर हो गया, क्लाइंट होगा नहीं, ये भी नहीं होगा वर्क स्टेशन। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट में। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल इन कंप्यूटर विच अलाउ एडिशनल डिवाइस टू कनेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा, अगर किसी बच्चे को अगर शब्दों में दिक्कत आ रहा है तो मैं वैसे शब्दों का उपयोग ही नहीं करता हूं जो आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, मैं बेसिकली इसी भाषा में ही क्वेश्चन को करता हूं, और अगर स्टेटमेंट बड़ा भी रहता है तो मैं इसे तोड़ तोड़ के समझा देता हूं। अगर इसके बाद भी अगर आपको हिंदी भाषा की आवश्यकता पड़ती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वो अगले सेशंस में वो ऐड करूंगा। लेकिन मेरा एक सलाह ये रहेगा कि आप इंग्लिश पे काम करिएगा, तो बैंकिंग आपका सपना है तो वो आप कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे पूछा ये गया इनमें से कौन सा है जो हमें एडिशनली डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, पेरिफेरल या टर्सरी। तो बच्चों वो हमारा होता है पेरिफेरल। अब सवाल आया सर ये पेरिफेरल क्या होता है, तो बच्चों याद रखिएगा दुनिया का कोई भी डिवाइस या कोई भी कंपोनेंट जो कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है उसे हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि प्रिंटर हम लोग बाहर से कनेक्ट करते हैं तो वो पेरिफेरल डिवाइस हो गया, हम लोग कीबोर्ड बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं वो पेरिफेरल हो गया। यानी वो डिवाइस जो एक्सटर्नली सिस्टम में प्लग होता है उसे हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो अब है कि सर सब तो दिख रहा है पेरिफेरल ही, क्या नहीं होता है पेरिफेरल, तो बच्चों रैम पेरिफेरल नहीं होता, रैम कंप्यूटर के अंदर ही होता है। हार्ड डिस्क, जो इंटरनल हार्ड डिस्क है वो पेरिफेरल नहीं होगा, वो कंप्यूटर के अंदर ही है, तो वो पेरिफेरल नहीं होगा। मदरबोर्ड पेरिफेरल नहीं हो सकता, वो कंप्यूटर के अंदर ही है, तो वो जो अंदर ही है वो पेरिफेरल नहीं है, जो बाहर है उसे पेरिफेरल कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, तो पेरिफेरल समझ में आ गया। प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में बहुत बार जिक्र किया, फिर भी मैं बता दूं, जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट है उसे प्राइमरी कहते हैं, जैसे कि रैम, कैचेस वगैरह हो गया। सेकेंडरी जो सीपीयू से इनडायरेक्टली कनेक्ट है उसे सेकेंडरी कहते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह। टर्सरी क्या होता है, तो जैसे रैम हो गया प्राइमरी, हमारा इंटरनल हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी, और बाहर से जो हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसको हम लोग टर्सरी की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर टर्सरी कोई शब्द है, एक नया इस्तेमाल आजकल एग्जाम में पूछने लगा है, टर्सरी डिवाइस, तो टर्सरी समझिएगा जो भी हम लोग स्टोरेज डिवाइस बाहर से लगा रहे हैं जैसे पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, उसे हम लोग टर्सरी कह सकते हैं। तब में अंतर समझ लीजिएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है। पेरिफेरल किसको कहते हैं, कुछ भी जो बाहर से लगा रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि स्टोरेज होगा, प्रिंटर है वो भी पेरिफेरल है। ठीक है, कीबोर्ड है वो भी पेरिफेरल है। ठीक है, तो ये हमारा पेरिफेरल का कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी क्या है, जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जैसे कि रैम और कैचेस, ये डायरेक्ट, रोम, ये सब डायरेक्ट कनेक्टेड है। सेकेंडरी जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि वो सीपीयू से जब बात करेगा तो प्राइमरी से होके जाना होगा,
जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह आ जाता है, ठीक है। और इसी में सीडी डीवीडी भी आता है, लेकिन एक नया इन्वेंशन हुआ है और टर्सरी की संज्ञा दी गई है। टर्सरी किसे बोला गया है? जो हम लोग सिस्टम में जो है तो वो ठीक है सेकेंडरी, जैसे सिस्टम में रैम भी है, हार्ड डिस्क भी है, कंप्यूटर में लगा है तो रैम वहां प्राइमरी हो गया और हार्ड डिस्क वहां सेकेंडरी हो गया, और बाहर से पेन ड्राइव लगा तो वो टर्सरी हो गया। यही एक क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सबके बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला जो प्रश्न लिया गया है वो लिया गया है किससे? तो ये एमएस वर्ड से लिया गया। चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस में अगर बदलाव करते हैं, अपीयरेंस कहने का मतलब होता है लुक एंड फील, अगर उसको चेंजेस करते हैं तो वो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वो हमारा फॉर्मेटिंग कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर किसी भी सॉरी, अगर किसी भी वर्ड के अपीयर, किसी भी डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस यानी लुक एंड फील, कलर वगैरह चेंज करते हैं तो वो मेरा फॉर्मेटिंग कहा जाता है। वही अगर उसमें करेक्शन करते हैं, स्पेलिंग वगैरह सही करते हैं, वो मेरा प्रूफिंग कहा जाता है। एडिटिंग क्या होता है? अगर चेंजेस करते हैं, अगर लिखा रहे चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, चेंजेस कहने का मतलब है जैसे हम लोग करते हैं ना, फाइंड करना, ठीक है, रिप्लेस करना, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ये अगर काम करते हैं तो वो मेरा एडिटिंग में आता है। चेंजेस इन डॉक्यूमेंट इज नॉन एज एडिटिंग, करेक्शन इन डॉक्यूमेंट इज नॉन एज ए प्रूफिंग, और चेंजिंग इन द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉन एज ए प्रूफिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबके बारे में समझ में आया, करेक्टिंग कुछ है नहीं। तो आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? फॉर्मेटिंग इज द राइट आंसर। फॉर्मेटिंग, यहाँ पे अपीयरेंस लिखा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। Which of the following is necessary to track a computer location while connecting to the internet? अगर इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर है जो इंटरनेट पे जुड़ा हुआ है, अब एक सवाल आता है सर इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क तो आपने बता दिया। तो बच्चों बस इतना ही याद रखना, नेटवर्क, इंटरनेट का बड़ा आसान सा जवाब है कि अगर जैसे हम लोग ये कहते हैं कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर जोड़ो तो नेटवर्क बनता है, उसी तरह अगर हम लोग कहें कि दो या दो से अधिक नेटवर्क जोड़ो तो इंटरनेट बनता है, ठीक है। यानी कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड नेटवर्क इज नॉन एज ए इंटरनेट, ठीक है। यानी कि अ लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी कह सकते हैं, सॉरी, अ लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज नॉन एज ए इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट में अगर कोई कंप्यूटर जुड़ा हुआ है और उसको हमको ट्रेस करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो बेसिकली किसी डिवाइस को ट्रेस करने के लिए किसी लोकेशन में, खासकर जब वो नेटवर्क में जुड़ा है तो हम लोग उसको आईपी ट्रेस करते हैं, ठीक है। आईपी क्या होता है? तो किसी भी कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। और मैक एड्रेस क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस से स्पेसिफिक डिवाइस पता चल जाएगा कि क्या है, राउटर है या लैपटॉप है, ये क्या है, ये उससे पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आईपी से ये पता चल जाएगा भाई वो कहाँ पे है, किस लोकेशन में है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट होता है उसी तरह आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। पोर्ट नंबर एड्रेस क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया कि एसटीटी एक प्रोटोकॉल है, तो हर प्रोटोकॉल का कुछ ना कुछ नंबर होता है, ठीक। सही पोर्ट नंबर कहता है। पोर्ट नंबर से ये पता चल जाता है कि आप पर्टिकुलर लोकेशन में कौन कौन सी सर्विसेज ले रहे थे, फाइल अपलोड कर रहे थे, डाउनलोड कर रहे थे, साइट सर्च कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये सब हमारा पोर्ट नंबर से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली यहाँ पे लिखा गया ट्रैक कंप्यूटर लोकेशन। तो लोकेशन हम लोग यहाँ पे बेसिकली आईपी से, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप 2023 में बैंकिंग की तैयारी करते हैं, अगर आपके जहन में है कि नहीं सर मुझे बैंकिंग की तैयारी करना है, तो मेरा एक यहाँ पे सजेशन है कि आप बैंक महापैक प्लस से इनरोल कीजिएगा। अभी यहाँ पे एक डबल वैलिडिटी का ऑप्शन चल रहा है। अब महापैक प्लस क्यों कह रहा हूं, क्यों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपका जितना पीओ और क्लर्क है ये तो कवर होगा ही, साथ ही साथ अगर वो बच्चे जो एसओ से रिलेटेड है उनकी भी क्लासेस यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप आरबीआई ग्रेड बी वाले एग्जाम या नबार्ड वाले एग्जाम ये सब अगर कवर करना चाहते हैं तो आपको इनरोल करना चाहिए बैंक महापैक प्लस से, ये सब के लिए, ठीक है। अगर प्लस का शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, अगर सिर्फ आप प्लस नहीं लेते हैं, सिर्फ बैंक महापैक लेते हैं, तो आपको यहां तक का ही सर्विस मिले, ठीक है। तो ये एडिशनल है बैंक महापैक और बैंक महापैक प्लस में। तो वो बच्चे जो ये सभी एग्जाम कवर करना चाहते हैं, ग्रेड बी नबार्ड वगैरह, तो आपको ये महापैक प्लस से जोड़ना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं आएगा। और अभी यहाँ पे एक डबल वैलिडिटी चल रही। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब ये है कि आप 12 मंथ का एनरोलमेंट करते हैं, आपको 12 मंथ का एनरोलमेंट यहाँ पे एडिशनल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सारे एग्जाम की लाइव क्लास वीडियो वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। और जुड़ने के लिए आप वहां पे Y706 कूपन का इस्तेमाल करके सारी क्लासेस कहने का मतलब ये है कि पीओ में जितनी भी बैचेस आएगी,
क्लर्क की जितनी बैचेज आएगी, इंश्योरेंस की जितनी बैचेज आएगी, जैसे LIC एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड है, एक्सपेक्टेड है कि आने वाली है, तो वो भी यहाँ पे है। तो ये जितना भी आपका एक कोर्सेज यहाँ पे आने वाला है वो सब आपको एक एक छत के नीचे मिलता है, वो है बैंक महापैक प्लस में। तो ये आपका कॉल है कि आपको तैयारी कब स्टार्ट करनी है। मेरा ये सलाह है कि आप इसके माध्यम से जाइएगा तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। और कनेक्ट करने के लिए Y70 कोड का इस्तेमाल करें, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अभी ये आपका चल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। इनमें से कौन सा है जो एक सिंप्लेक्स का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, अब सवाल आया है सर सिंप्लेक्स क्या होता है। सिंप्लेक्स बहुत अच्छा सवाल है। सिंप्लेक्स कहने का मतलब ये होता है बच्चों, याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा मोड जो वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है, वन वे कम्युनिकेशन कहने का मतलब है सेंडर है रिसीवर है, इस टाइप की अगर बात हो रही है तो उसे हम लोग सिंप्लेक्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स कहते हैं। सिंप्लेक्स कहने का मतलब वन वे कम्युनिकेशन, जैसे कि टीवी में वन वे होता है, जैसे मोदी जी जब राम मन की बात करते हैं तो वन वे होता है। ठीक है, हमारा कोई भी इनपुट डिवाइस है वो वन वे कम्युनिकेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो वन वे नहीं है, तो हमारा रेडियो हमारा वन वे है, टेलीविजन भी वन वे है, स्पीकर भी वन वे है, वॉकी टॉकी हमारा वन वे नहीं है, ये दोनों साइड से होता है, इसीलिए हाफ डुप्लेक्स में आता है, हाफ डुप्लेक्स की कैटेगरी में। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया किस में आता है, ये हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, चलिए, तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन हो गया समाप्त, यानी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस किए और क्वेश्चन के साथ साथ उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावे भी आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, तो उन सारे जवाबों का समीकरण मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। और भी आपके बात कोई भी कंसर्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर वहां पे बोलिएगा, मैं आपको उन सवालों का जवाब जरूर दूंगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और यहाँ पे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा सेशन को, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। रोजाना सुबह 5 बजे ये सेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी अबाउट द कंप्यूटर नॉलेज ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, कैसा लगा सेशन, काइंडली रिव्यू जरूर डालिएगा जिससे मुझे अगला सेशन बनाने में मदद मिले। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।